तो आज हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम एनसीईआरटी के एग्जांपल करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मेड विथ एक्वस सोल्यूशन असाइन सेकेंडरी वैलेंसी टू मेटल इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। देखो, जैसा कि आप जानते हो वार्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग दो तरह की वैलेंसी होती है। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, और सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो एक कितने मेटल जो है वो कितने लिगेंड से सराउंडेड है, वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। अब देखो यहाँ पर ये एक फॉर्मूला दिया है, इसको हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पर ये बता रहा है मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड पर मोल ऑफ द कंपाउंड विथ एक्सेस AgNO3। अब यहाँ पर 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट हो रहा है, मतलब ब्रैकेट के बाहर 2 Cl है, तो इस कंपाउंड का नाम होगा PdNH3 Cl2। यहां पर 2 क्लोरीन है और इसमें AgNO3 डालोगे तो 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अब देखो, इसमें पैलिडियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी, +2, मतलब प्राइमरी, और सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी 4। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह की वैलेंसी हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो हमको यही तो बताना है कि भाई सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, मेड विद असाइन सेकेंडरी वैलेंसी टू द मेटल। अब कितने लिगेंड ब्रैकेट के अंदर हैं वो सेकेंडरी वैलेंसी, जैसे इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 4 है। अब इसको देखते हैं, NiCl2 6H2O, ये भी बोल रहा है कि 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, इसका मतलब 2 Cl बाहर है, तो NiH2O6 एंड Cl2, मतलब 2 Cl बाहर है। अब देखो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 6, जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कितने लिगेंड से सराउंडेड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ये 6 लिगेंड से सराउंडेड है, तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी भी 6 है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर ये तीसरा कंपाउंड है और बोल रहा है इसकी सेकेंडरी वैलेंसी, सॉरी, AgCl जो प्रेसिपिटेट हो रहे हैं वो 0 है, मतलब ब्रैकेट के बाहर कोई Cl नहीं है, ब्रैकेट के बाहर कोई Cl नहीं है, मतलब 4 और ये 2 Cl मिलकर PtCl6 बना लेंगे, और इसके ऊपर चार्ज होगा -2। अरे ये 2 हाइड्रोजन है, H2 लगा होगा, तो ये हो गया +2, ये हो गया -2, ऐसा। अब देखो ये जो कंपाउंड है इसमें सारे Cl अंदर हैं, बाहर एक भी Cl नहीं है, तो एक भी AgCl प्रेसिपिटेट नहीं होगा, तो नहीं हुआ एक भी AgCl प्रेसिपिटेट। अब इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 होगी, क्योंकि जो सेंट्रल मेटल है वो 6 क्लोरीन से सराउंडेड है। अगला कंपाउंड फोर्थ वाला, सेकेंडरी वैलेंसी 1, CONH3 Cl2 और बाहर Cl, बोल रहा है 1 मोल AgCl प्रेसिपिटेट होने वाला है, मतलब ये जो Cl है वो Ag से मिलकर AgCl बना लेगा। ठीक है, मतलब 1 मोल AgCl पर, तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 4 2 6, तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी भी 6 है। ठीक, अब उसके बाद अगला कंपाउंड PtCl2 डॉट अमोनिया, और बोल रहा है एक भी AgCl प्रेसिपिटेट नहीं कर रहा, मतलब ब्रैकेट के बाहर एक भी Cl है ही नहीं। जब ब्रैकेट के बाहर एक भी Cl नहीं है तो इस फिफ्थ वाले का कंपाउंड ये बनेगा PtNH3 Cl2, एक भी Cl ब्रैकेट के बाहर नहीं है, तो ये वाला कंपाउंड बनेगा। ठीक है, मतलब ब्रैकेट के बाहर जितने Cl होंगे उतने ही मोल्स AgCl प्रेसिपिटेट होगा, और अगर बाहर Cl नहीं होंगे तो AgCl नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो वहां पर बाहर हमें Cl नहीं लेना है, जैसे 0 वाले केसेस में। राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, टेट्राअमाइन, एक्वा मतलब H2, क्लोरिडो मतलब Cl, कोबाल्ट, ये रहा कोबाल्ट, 3 क्लोराइड। अब देखो जब आपको नाम दिया हो और फॉर्मूला बनाना हो
तो एक काम जरूर करना, इतना लिखने के बाद इस कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज है वो जरूर निकालना, क्योंकि आपसे गलती वो यही करवाने वाला है। अगर आपने इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज नहीं निकाला तो यहाँ क्लोराइड, यहाँ पर क्लोरीन 1 लगना है, 2 लगना है, 3 लगना है, आप बता नहीं पाओगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन चार्ज निकालते हैं। अब देखो कोबाल्ट पे चार्ज कितना दिया है 3, तो इसको हम माने 3। अमोनिया का चार्ज 0, 4 इंटू 0 0, वाटर का 0, क्लोरीन का -1 इक्वल टू एक्स, तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा +2। तो इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या आ जाएगा, +2। ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होगा +2 और क्लोरीन -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो कॉम्प्लेक्स क्या आ जाएगा, CONH3 होल 4 H2O Cl और यह आ जाएगा Cl2। ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। आगे देखते हैं, टेट्राहाइड्रोक्सिडो जिंकेट, टेट्राहाइड्रोक्सिडो जिंकेट 2। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स पे चार्ज निकालो, तभी तो समझ में आएगा कितने पोटेशियम लगे हैं, 1 लगा, 2 लगा, 3 लगा है। तो जिंक पे चार्ज 2, 2 -4 इक्वल टू एक्स, तो x क्या हो जाएगा, -2, और पोटेशियम पे चार्ज क्या हो जाएगा, +1। तो अब देखो x हो गया -2, पोटेशियम पे चार्ज +1, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 1 होगा, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, K2ZnOH होल 4, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो मैंने अभी क्या बताया, अगर आपको नाम दिया हो और फॉर्मूला बनाना हो तो इस बिग ब्रैकेट पे चार्ज क्या है वो जरूर निकालना, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि Cl2 है, Cl3 है, या K2 है कि K3 है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट 3, ट्राई ऑक्सलेटो C2O4 होल थ्राइस एल्यूमिनेट एल्यूमिनियम, ऑक्जेलिक एसिड से आया है ऑक्सलेटो C2O4-2 ऑक्सलेटो, ये ऑक्जेलिक एसिड से आया। ठीक है, अब ये ट्राई ऑक्सलेटो C2O4 होल थ्राइस एल्यूमिनियम, अब इस पे चार्ज निकालते हैं। एल्यूमिनियम पे चार्ज क्या हो गया, 3 + 3 इंटू -2 इक्वल टू एक्स, 3 - 6 इक्वल टू एक्स, तो यहां आ जाएगा -3, और पोटेशियम मतलब +1, पोटेशियम पे चार्ज +1 है। अब इसको मल्टीप्लाई करते, 3 यहां आ जाएगा, 1 यहां आ जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा K3 एल्यूमिनियम C2O4 होल थ्राइस। पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो एल्यूमिनेट 3। ठीक है, डाइक्लोरिडो बिस, अब देखो इथेन 1,2 डायमाइन में डाई वाला सिस्टम यूज हो गया, और अगर EN 2 हैं तो हम लगाते हैं बिस। ये जो बिस आया वो इसकी वजह से आया। फिर उसके बाद कोबाल्ट, ये लो कोबाल्ट। अच्छा, इसको ऐसा नहीं है कि Cl2 पीछे रखना है, EN आगे रखना है, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी कैसे भी लिख सकते हो। कोबाल्ट 3, अब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दे दी, 3, तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज जरूर निकाल के रखना। हो सकता है कॉम्प्लेक्स पे चार्ज +1 हो सकता है 0 हो। ठीक है, अब कोबाल्ट पे चार्ज क्या दिया है, यहां कोबाल्ट का दिया है 3, एक क्लोरीन का -1 तो 2 का -2, En इंटू 0 0 इक्वल टू एक्स, तो ये हो जाएगा +1। तो इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज क्या हो जाएगा, COEN होल ट्वाइस Cl2 +1, तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया। टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, NiCO होल 4 0, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, इस पे कोई चार्ज भी नहीं होगा। देखो निकल पे चार्ज 0, इसका 0, तो ओवरऑल 0, तो कोई चार्ज नहीं है। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखो इसका अमाइन, इसका क्लोरिडो, इसका नाइट्रीटो, अल्फाबेटिकली लिखेंगे अपन। ठीक है, डाई अमाइन
क्लोरिडो, अब नाइट्रोजन से जुड़ा है तो नाइट्रीटो N, प्लेटिनम और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे X प्लस 0 -1 इक्वल टू, ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं, 0, तो यहां X -2 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू +2, ये हो गया +2। डाई अमाइन क्लोरिडो नाइट्रीटो N प्लेटिनम 2। आगे पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट 3। अब देखो अगर पोटेशियम आगे है +3 तो यहां आएगा -3, तो क्रोमियम के साथ 8 लगेगा, क्रोमेट 3। पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट 3। अब देखो डाई क्लोरिडो EN ट्वाइस है तो हम इसको बोलेंगे बिस इथेन 1,2 डाई अमाइन। और फिर यहां पर कोबाल्ट, ठीक है कोबाल्ट। अब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी, निकालो X -2 EN का तो 0 हो जाएगा, ये -1 ये +1 तो इक्वल टू +1, तो X इक्वल टू +3, कोबाल्ट 3। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पेंटा अमाइन, कार्बोनेटो कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट X प्लस 5 × 0 0 -2 और ये -1 ये +1 तो इक्वल टू +1, तो X इक्वल टू +3, कोबाल्ट 3। पेंटामाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3। अब यहां पर मरकरी पे चार्ज +1 है तो सामने -1 है, तो यहां मरकरी 1। अब देखो ये थायोसाइनेटो है और उसको हम बोलेंगे थायोसाइनेटो S क्योंकि सल्फर साइड से जुड़ा है। वहीं NCS होता तो थायोसाइनेटो N बोलते हैं। मरकरी 1, फिर उसके बाद टेट्रा थायोसाइनेटो S, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज निगेटिव है, कोबाल्टेट। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, कोबाल्टेट। अब देखो ये -1 आ गया, इसको X मानो, -4 -1 X इक्वल टू +3, कोबाल्टेट 3। मरकरी 1 टेट्रा थायोसाइनेटो S कोबाल्टेट 3। ठीक है, इसको 1 नहीं भी लगाओ तो भी चल जाएगा, मरकरी 1 ही रहेगा कॉम्प्लेक्स पे चार्ज निकाल के, मत लगाओ मरकरी 1। Why is geometrical isomerism not possible in tetrahedral complexes having two different type of unidentate ligand? इसको बाद में करेंगे। तो एनसीईआरटी में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाई इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नॉट पॉसिबल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैविंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिडेंटेट लिगेंड कोऑर्डिनेट विद द सेंट्रल मेटल आयन। अब जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स रहेंगे उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हमको नहीं देखने मिलेगा। क्यों नहीं देखने को मिलेगा, ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है,
इस स्ट्रक्चर को अगर आप घुमाओगे तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर कोई अलग अलग नहीं है, ये दोनों स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है। आप इसको रोटेट करके ये बना सकते हो, इसको रोटेट करके ये बना सकते हो, तो ये स्ट्रक्चर आइडेंटिकल होते हैं, इसलिए आपस में आइसोमर्स नहीं होते। लेकिन अगर जहां पर हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है या स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है, जैसे यहां पर सिस और ट्रांस हमें देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर सिस प्लेटिन PT NH3 NH3, ये Cl और Cl, ये हो जाएगा ट्रांसप्लेटिन, और सिस प्लेटिन क्या हो जाएगा, PT NH3 NH3 Cl और Cl, ये हो जाएगा सिस प्लेटिन। ये सिस हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रांसप्लेटिन। लेकिन टेट्राहेड्रल में ये चीज पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ दिस। अब देखो यहां पर FeNH3 होल ट्वाइस Cn होल 4 दिया है। अगर दोनों अमोनिया साथ में है तो सिस है, वहीं दोनों अमोनिया अपोजिट हो जाएंगे तो ये ट्रांस हो जाएगा, वहीं दोनों अमोनिया साथ में हो जाएंगे तो सिस हो जाएगा, तो ये इसका सिस फॉर्म है, ये ट्रांस फॉर्म है। तो इस तरीके से आप सिस ट्रांस बना सकते हो। सिस ट्रांस आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। आउट ऑफ द फॉलोइंग टू कोऑर्डिनेशन एंटिटीज विच इज कायरल ऑप्टिकली एक्टिव। अब इनमें से कौन ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन PPL को रोटेट करेगा? देखो ऑप्टिकल रोटेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मिरर इमेज होनी चाहिए वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होनी चाहिए। तो यहां पर दिया है सिस CrCl2OX होल ट्वाइस, तो यहां पर Cl और Cl और फिर ऑक्सलेट और फिर ऑक्सलेट, तो ये देखो ये सिस फॉर्म हो गया, दोनों Cl साथ में ना, सिस। फिर हम क्या बनाएंगे, इसकी मिरर इमेज। Cl Cl ऑक्सलेट ऑक्सलेट, ठीक है। अब देखो ये दोनों मिरर इमेजेस है, मान लो ये सिस हो गया, ये ट्रांस हो गया, दोनों मिरर इमेजेस हो गई, और ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगी। मतलब ये दो Cl साथ में, आप इसको उठा के ऐसा रखोगे तो इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होने वाला। तो ये जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव होगी। वहीं अगर हम ट्रांस की बात करें, अब ट्रांस में क्रोमियम, ये Cl और Cl, ये ऑक्सलेट, ये ऑक्सलेट, तो ये Cl अपोजिट हो जाएगा, तो ये हो गया ट्रांस। इसकी जो मिरर इमेज है, इसकी जो मिरर इमेज है वो उसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगी, सेम बनेगी, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव कौन है? ऑप्टिकली एक्टिव वो है जिसकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होंगी, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और ये जो सिस ट्रांस है ये आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, और सिस वाला एक मिरर इमेज बनाएगा जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ MnBr4-2 is 5.9 बोहर मैग्नेटॉन। प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। इसकी ज्योमेट्री बतानी है, ठीक है। चलो Mn का एटॉमिक नंबर 25, कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d5, 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 और 4s2। अब यहां Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। x प्लस 4 इंटू -1 इक्वल टू -2, x -4 इक्वल टू -2 और x इक्वल टू +2। x पे चार्ज +2, अब इस पे +2 चार्ज आ गया, तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 5। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है N
n+2 का रूट। मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा 5 और 5 + 2 7 और 7 5 जा 35, तो √35 और √35 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 5.9 बोहर मैग्नेटॉन। अब यहां पर इन्होंने Br4 बोला है, ठीक है। अब देखो यहां पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तभी ऐसा आएगा, तभी मैग्नेटिक मोमेंट 5.9 आएगा। अब Mn+2 का मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं। अब 4s तो खाली है, 4s में यहां लिख देता हूं, और 4p भी खाली है, यहां लिख देता हूं। एक ब्रोमीन यहां और 3 ब्रोमीन यहां, ठीक है। तो एक ब्रोमीन यहां हो जाएगा और 3 ब्रोमीन यहां हो जाएंगे, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी वो आ जाएगी sp3, और जो शेप हो जाएगा वो हो जाएगा टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो जब भी किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम दिया हो तो नाम से आप कॉम्प्लेक्स बनाओ और कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज जरूर निकालो। कैसे? यहां उसने बोला टेट्रामाइन, 4 अमोनिया लिख दो। सारे लिगेंड की ऑक्सीडेशन स्टेट याद होनी चाहिए, जैसे अमाइन की 0 है, एक्वा मतलब वाटर, इसकी 0 है, डाई एक्वा तो ये लो डाई एक्वा, कोबाल्ट ये कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है तो ये देखो 3, 4 × 0 0 और 2 × 0 0 इक्वल टू x। मैं इसकी बात कर रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर ये जो x है ना, ये निकालना बहुत जरूरी है। जब नाम दिया है, आपको नाम दिया है और फॉर्मूला बनाना है। तो अब देखो यहां पर दिस इज इक्वल टू x, कोबाल्ट 3, 4 × 0 0 0 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू हो जाएगा +3, और क्लोराइड पे चार्ज -1, तो यहां पर -1 होगा और ये x हो जाएगा +3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, CONH3 होल 4 H2O होल ट्वाइस और Cl3, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम टेट्रासाइनिडो निकलेट 2, टेट्रासाइनिडो निकलेट 2, CN होल 4 निकल। अब देखो निकलेट ये हो गया 2, 4 × -1 -4 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, तो ये -2, और पोटेशियम पे चार्ज क्या आ जाएगा +1। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या आएगा K2NiCN होल 4, पोटेशियम टेट्रासाइनिडो निकलेट 2, ये फॉर्मूला आ गया। आगे बढ़ते हैं। ट्रिस, ट्रिस क्यों लगाते हैं? क्योंकि डाई वाला सिस्टम अपन ने यहां यूज कर लिया, EN है इथेन 1,2 डायमाइन। अब EN ही अगर 3 बार है या 3 टाइम्स है तो हम ट्रिस का यूज करते हैं, बिस ट्रिस। तो ट्रिस इथेन 1,2 डायमाइन, तो EN होल थ्राइस क्रोमियम। अब इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज निकालो, क्रोमियम का चार्ज 3, EN का 3 × 0 इक्वल टू x, तो ये हो गया +3, क्लोराइड हो गया -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, CrEN होल थ्राइस Cl3। ठीक है, अमाइन NH3, ब्रोमिडो Br, क्लोरिडो Cl, नाइट्रीटो N NO2, प्लैटिनेट ये लो प्लैटिनम, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 ये लो 2 + 0 -1 -1 -1 इक्वल टू x, तो x क्या हो जाएगा, x पे चार्ज आ जाएगा -1, तो इसको हटाओ, ये हो जाएगा -1, PTNH3Br Cl NO2 और ऊपर चार्ज आ जाएगा -1। अमाइन ब्रोमिडो
क्लोरिडो नाइट्रीटो N, प्लेटिनेट 2। डाइक्लोरिडो Cl2, बिस इथेन 1,2 डायमाइन, डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डायमाइन, प्लेटिनम 4 नाइट्रेट। अब प्लेटिनम 4, तो प्लेटिनम पे चार्ज क्या है 4, 0 इंटू 0 0, -2 इक्वल टू x, तो यहां जाएगा +2। ये देखो, और उसने बोला नाइट्रेट, तो ये हो गया NO3 -1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये यहां जाएगा यहां जाएगा, तो NO3 होल ट्वाइस हो जाएगा। देखो चार्ज क्यों इंपॉर्टेंट है, यहां पर पता चले कितने क्लोरीन आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। अब नाइट्रेट कितने आ रहे हैं, 2 आएंगे, तो PTEN होल ट्वाइस, Cl2 NO3 होल ट्वाइस। ये हो गया। NCERT का बहुत अच्छा क्वेश्चन, आयरन 3 हेक्सासाइनिडोफेरेट 2, बहुत अच्छा सवाल है। आयरन Fe चार्ज +3, हेक्सासाइनिडो Cn होल 6, फेरेट मतलब आयरन, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी हो गई 2, -6 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -4, तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज हो जाएगा -4। ये बात समझ में आई कि नहीं? हेक्सासाइनिडोफेरेट 2, तो 2 -6 इक्वल टू x, तो x -4, तो ये -4 और ये 3 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखो ये हो जाएगा Fe4 FeCN होल 6, और ये 3 यहां मल्टीप्लाई कर दिया थ्राइस। आयरन 3 हेक्सासाइनिडोफेरेट 2, ये फॉर्मूला होगा। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले लिगेंड लिखते हैं, हेक्साअमाइन कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 3, देखो x + 6 × 0 0, और देखो ऐसा करो, एक क्लोरीन पे चार्ज -1, तो 3 पर क्या हो गया -3, तो यहां आ गया +3, तो x + 0 इक्वल टू +3, तो कोबाल्ट 3, और यहां हो जाएगा क्लोराइड, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। पेंटा अमाइन क्लोरिडो कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट x + 5 × 0 -1, यहां पे चार्ज -2, तो यहां +2 इक्वल टू +2, कोबाल्ट 3 क्लोराइड, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है, आगे K है तो पोटेशियम हेक्सासाइनो, पोटेशियम हेक्सासाइनो, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट 3। अब फेरेट क्यों लगाया, देखो कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज है, यहाँ +3 है -3 है, तो कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज है, तो मेटल के साथ 8 आएगा। तो आयरन का आयरनेट नहीं होता, फेरेट होता है। वैसे सिल्वर का अर्जेंटेट, गोल्ड का ऑरेट। पोटेशियम, अब देखो यहां भी फेरेट ही आने वाला है, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो फेरेट, ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी 3, क्यों, ये +3 आगे -3, आयरन की निकालना x, 3 × -2 -6 इक्वल टू -3। पोटेशियम टेट्रा क्लोरिडो, अब इस पे भी चार्ज क्या -2, पैलेडियम पैलेडेट 2, इसका डाइअमाइन क्लोरिडो मिथाइलमाइन प्लेटिनम, अब ये -1 ये +1, प्लेटिनम, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी 2, प्लेटिनम 2 क्लोराइड।
कैसे आ जाएगी 2? ये x, इसका 0, ये -1 प्लस 0 इक्वल टू +1, तो ये -1 जाके यहाँ +2 हो जाएगा। Indicate the type of isomerism exhibited by the following complexes and draw the structure of the isomer. अब इनमें कौन सा आइसोमरिज्म हमें देखने को मिलेगा? देखो यहां पर ये जो पोटेशियम लगा है इसको हटाओ, सिर्फ आइसोमरिज्म हमें यहां से बनाना है। अब कितने लिगेंड हैं यहां पर? देखो ये 2 बाइडेंटेट हैं, तो इन दोनों को मिला के 4 हुए, 4 और 2 6। ठीक है, क्रोमियम H2O H2O ट्रांस हो गया, ये ऑक्सलेट और ये अगला ऑक्सलेट, ये हो गया ट्रांस। और सिस में H2O H2O, ये ऑक्सलेट और ये अगला ऑक्सलेट, तो हो जाएगा सिस। तो यहाँ सिस ट्रांस देखने मिल जाएगा। अच्छा, खास बात ये है, ये सिस की मिरर इमेज अगर बन जाएगी तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल भी देखने को मिल जाएगा। इसकी मिरर इमेज H2O H2O नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनेगी। ये ऑक्सलेट, तो ये सिस और ये सिस की मिरर इमेज मतलब ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो 3 आइसोमर यहाँ देखने को मिलेंगे, ज्योमेट्रिकल सिस ट्रांस, ये हो गया सिस ट्रांस, और सिस की मिरर इमेज जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है। COEN होल थ्राइस, इसका नहीं बनाना आइसोमर Cl3, COEN होल थ्राइस ऐसे बनाओ इसको, COEN ये इसकी मिरर इमेज। फिर इसके बाद ये दोनों मिरर इमेज है। ये हो गया डेक्स्ट्रो, ये हो गया लीवो, COEN होल थ्राइस, डेक्स्ट्रो लीवो। ठीक है, अब इसका कौन सा आइसोमर बनेगा? देखो जहां NO2 SCN CN दिख जाए ना, तो वहां आपको लिंकेज ही बनाना है। तो CONS3 होल 5 ONO ऐसा बना दो बस। तो ये लिंकेज आइसोमरिज्म यहां पर देखने को मिलेगा। और वहां पर डेक्स्ट्रो, ये EN होल थ्राइस में हमें डेक्स्ट्रो लीवो देखने मिला था। यहां पर देखते हैं हम PT अमोनिया क्लोरीन। अब देखो ये 2 क्लोरीन अपोजिट चले गए तो ट्रांस हो गया, ये वाटर अमोनिया। वहीं 2 क्लोरीन साथ में आ जाएंगे, जैसे प्लैटिनम, ये क्लोरीन, तो ये सिस हो जाएगा, वाटर अमोनिया। तो ये हो गया सिस और ये हो गया ट्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एविडेंस दैट CONS3 होल 5 Cl और ब्रैकेट के बाहर है सल्फेट एंड CONS3 होल 5 सल्फेट और ब्रैकेट के बाहर है क्लोरीन। तो देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जैसा आप जानते हो कि भाई जो ब्रैकेट के बाहर है वो ही आयन की फॉर्म में मिलेगा। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्लोराइड आयन देगा और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये सल्फेट आयन देगा, और इनको हमें डिस्टिंग्विश करना है। तो हम कौन सा रिएजेंट इसमें यूज करने वाले हैं? अब देखो ये क्लोराइड आयन देगा, और अगर आप टॉलेंस रिएजेंट डाल दो AgNO3 प्लस अमोनिया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा AgCl, और AgCl का मुझे यहाँ वाइट प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा। वहीं इसमें अगर मैं टॉलेंस रिएजेंट डालूंगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि क्लोरीन जो ब्रैकेट के अंदर है वो आयन की फॉर्म में मिलेगा ही नहीं। याद रखना, ये जो बिग बी है, बिग ब्रैकेट है, इसके अंदर के आयन बाहर नहीं आएंगे, अंदर के आयन अंदर ही रहेंगे। तो अब इसमें आप सल्फेट का टेस्ट लगा सकते हो, और सल्फेट का टेस्ट होता है बेरियम क्लोराइड टेस्ट। इसमें BaCl2 डाल दोगे तो क्या बन जाएगा BaSO4, और ये हो जाता है वाइट
प्रेसिपिटेट। तो यहां क्या बन जाएगा, AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट, और यहां बन जाएगा BaSO4 व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो ये सल्फेट का टेस्ट बेरियम क्लोराइड टेस्ट है, और क्लोराइड का टेस्ट टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट है। Explain on the basis of valence bond theory that NiCN(4) ion with square planar structure is diamagnetic and NiCl4-2 with tetrahedral geometry is paramagnetic। ठीक है, तो दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले NiCl4-2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट, इसकी बात करते हैं। निकल का एटॉमिक नंबर है 28 और आर्गन 4s2 3d8, ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब निकल हो जाएगा x 4 × -1 -4 = -2, तो x हो जाएगा +2। तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +2। अब निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +2, मतलब कि ये 4s चला जाएगा। देखो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 4s से पहले निकलेगा, क्यों? क्योंकि 4s सबसे बाहर है, 3d अंदर है, तो जो सबसे बाहर है उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो +2, तो ये देखो आर्गन, अब 4s खाली हो गया, तो यहाँ बचा 3d8, ये हो गया 4s, और यहाँ रहेगा 4p। 3d8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 4s है और यहां पर है 4p। अब कितने क्लोराइड? 4 क्लोराइड, तो एक क्लोरीन यहां, दूसरा क्लोरीन यहां, तीसरा और चौथा क्लोरीन यहां, ये 4 क्लोरीन हो गए। तो S का 1 भरा, P के 3 भरे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp3। शेप हो गया टेट्राहेड्रल, जैसा कि इसने बोला है, शेप हो गया टेट्राहेड्रल, और यहां पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, जिसकी वजह से पैरामैग्नेटिक है। तो ये बात हो गई NiCl4-2 की। अब हम बात करते हैं NiCN(4) की। अब देखो यहां पर बदला सिर्फ इतना है कि यहां पर Cl है और यहां पर Cn है। अब साइनाइड आने से क्या होता है? देखो साइनाइड क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और जहां स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वहां लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, वहां शिफ्टिंग होती है। अब देखो निकल, यहां पर भी निकल +2 है, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही आएगी, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 3d8 4s0, 3d8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 4s और ये 4p। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएगा, Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो ये अंदर वाला D खाली हो जाएगा, ये वाला D 1 2 3 4 5 6 7 8, ये D खाली हो जाएगा, ये 4s और ये 4p। अब 4 साइनाइड हैं, तो पहला साइनाइड यहां, दूसरा साइनाइड यहां, तीसरा और चौथा साइनाइड यहां, तो ये हो जाएगा DsP2, क्योंकि D का 1 इन्वॉल्व हुआ, S का 1 इन्वॉल्व हुआ और P के 2, तो DsP2। और ये शेप भी हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, और यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 0, यहाँ एक भी अनपेयर्ड नहीं होगा, मतलब ये होगा डायामैग्नेटिक। बस यही उसने समझाने को कहा है कि भाई NiCN4 वो जो है स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है और डायामैग्नेटिक है। उसका एक ही कारण है कि Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और Cn इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर दे रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो आपको याद रखना है ये CnCO इन केस में शिफ्टिंग होती है। फिर कोबाल्ट विथ अमोनिया CONH3(6), इस केस में भी शिफ्टिंग होगी, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर वही बात NiCl4- इज पैरामैग्नेटिक, क्योंकि यहां शिफ्टिंग नहीं होनी, और NiCO(4) इज डायामैग्नेटिक, क्योंकि यहां शिफ्टिंग होनी है। अब NiCO(4) का मैं करके बता दे रहा हूं, NiCl4-2 को तो क्लियर ही है। अब देखो निकल का एटॉमिक नंबर 28, ये जो 8 है ये 3d8 में जाने दो, 4s2 और यहां हो गया आर्गन। अब यहां पर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट X+4, कार्बोनिल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 = 0, तो X = 0।
ठीक है। अब 3d8, ये 4s2, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 4s2 2 इलेक्ट्रॉन, ये यहां जाएगा और ये यहां जाएगा, शिफ्टिंग हो जाएगी, ये यहां इस तरह शिफ्ट हो जाएगा। तो अब देखो शिफ्टिंग के बाद क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे। अब बचा S खाली और बचा P खाली, और S के बिना कोई हाइब्रिडाइजेशन होती भी नहीं है। 4 कार्बोनिल जोड़ने हैं, तो पहला कार्बोनिल इधर, दूसरा, तीसरा और चौथा कार्बोनिल, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3, शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल, और ये पूरी तरह डायमैग्नेटिक होगा, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड। वहीं NiCl(4) में ये डायमैग्नेटिक नहीं है, ये पैरामैग्नेटिक है, इसका हम पहले देख चुके हैं। FeH2O(6) is strongly paramagnetic, whereas FeCN(6) is weakly paramagnetic. क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिर Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होंगे वो शिफ्टिंग करा देंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसकी हाइब्रिडाइजेशन वही D2sp3 होगी, और इसकी होगी sp3d2। अब यहां पर ये जो D है ये 4D का है, और यहां पर ये जो D है वो 3D का है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं इनर ऑर्बिटल, और वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। Explain CONS3(6) is an inner orbital complex, whereas NiNS3(6) is an outer orbital complex. देखो यहां पर भी शिफ्टिंग होती है। कोबाल्ट, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, आर्गन 3d7 4s2, 3d7 1 2 3 4 5 6 7, ये 4s2, ये 4p। अब देखो यहां पर शिफ्टिंग करनी है, ये देखो शिफ्टिंग से पहले अपन कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, ये 4s2 है, ठीक है, ये कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन। अब कोबाल्ट पे चार्ज आएगा x + 3 6 × 0 0 = +3, तो यहां पे चार्ज क्या आएगा +3, +3 मतलब 4s से इलेक्ट्रॉन खाली करना है और एक इलेक्ट्रॉन ये हटाना है, तो क्या हो जाएगा आर्गन 3d6 4s 0 and 4p, 3d6 1 2 3 4 5 6 4s and 4p, ये यहां शिफ्ट होगा, ये यहां शिफ्ट होगा, तो क्या हो जाएगा D खाली हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो अमोनिया, एक अमोनिया यहां, दूसरा अमोनिया यहां, तो D के 2 भरे, एक अमोनिया यहां, S का 1 भरा और P के 3 भरे, तो ये D2sp3 हो जाएगा, D के 2, S का 1, P के 3, तो हो जाएगा D2sp3, जिसको हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल और कॉम्प्लेक्स, D2sp3। इसी को हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब ये पूरा डायमैग्नेटिक है और ये अंदर का D लिया, क्यों? क्योंकि कोबाल्ट विद अमोनिया एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, लेकिन NiNS3(6) + 2 ये आउटर ऑर्बिटल ही रहेगा, क्योंकि यहां पर ये जो निकल विद अमोनिया इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो अपन को मैंने पहले ही बताया था यहां पर कि Cn कार्बोनिल एंड अमोनिया विथ cobalt is a strong field complex. Predict the number of unpaired electron in the square planar PtCN(4) - 2. अब देखो प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर हमें नहीं याद होगा, लेकिन आपको याद है सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम।
सिल्वर नहीं, कॉपर सिल्वर गोल्ड होता है, कॉपर सिल्वर गोल्ड होता है, ठीक है। और इसके पहले आता है पैलेडियम और प्लैटिनम, ठीक। तो अब क्या करना है, प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन स्क्वायर प्लेनर PtCN होल 4 -2। कॉपर सिल्वर गोल्ड इसके पहले ही आता है। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फेयर कॉपी, निकले कॉपर जिंक, ला हफ्ता, वरना रे, उधर इधर, पिटाई। हाँ, प्लैटिनम इसके पहले आता है सिल्वर के, पिटाई और होगी, ठीक है। तो प्लैटिनम ये है, प्लैटिनम आएगा निकल के नीचे, ठीक। इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अब निकल का क्या था, निकल का था 28, आर्गन 4s2 3d8, ये था निकल का। अब प्लैटिनम इसके जस्ट नीचे, तो आर्गन की जगह हो जाएगा क्रिप्टॉन, 4s की जगह हो जाएगा 5s2 और 3d की जगह हो जाएगा 4d8 एंड 5s2 और ये हो जाएगा 5p। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब CN क्या है, यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब देखो यहां पर प्लैटिनम पे चार्ज +2 आने वाला है, x +4 इंटू -1 इक्वल टू -2, x -4 इक्वल टू -2, x इक्वल टू +2, तो प्लैटिनम पे +2 चार्ज आने वाला है, मतलब 5s यहाँ खाली रहने वाला है, निकल के नीचे आता है प्लैटिनम, ये बात इंपॉर्टेंट है। अब CN की शिफ्टिंग हो जाएगी, यहाँ चला जाएगा तो D खाली हो जाएगा। अब प्लैटिनम +2 था इसलिए 4s मैंने यहाँ ये जो 5s था वो खाली रखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब देखो एक यहां रहेगा CN में, फिर दूसरा CN यहां, फिर एक CN, फिर एक CN, तो DsP2, तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी DsP2, स्ट्रक्चर हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी DsP2, स्ट्रक्चर हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं तो यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे, मतलब ये स्ट्रक्चर डायमैग्नेटिक होगा। इतना याद रखना है। निकल का कॉन्फ़िगरेशन है, निकल के नीचे प्लैटिनम है। हेक्सा एक्वा मैग्नीज 2 आयन कंटेन्स 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, while hexacyano anion contains only 1 unpaired electron. Explain using crystal field theory. अब देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है, जैसे ये d ऑर्बिटल है और कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अप्रोच करे, जैसे CN CO जो इलेक्ट्रॉन रिच है, जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। अब ऐसे में क्या होता है, d ऑर्बिटल 2 में स्प्लिट होता है, एक होता है T2g में, इसको हम बोलेंगे T2g, और ऊपर हो जाएगा EG। अब इसमें बोला 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब क्या है, CnCO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये ऑर्बिटल्स को 2 में स्प्लिट करेंगे, T2g एंड EG में। जिसकी एनर्जी कम है उसको हम बोलेंगे T2g, जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसको हम बोलेंगे EG। अब ये जो 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं हम नीचे भरेंगे, 1 2 3 4 5, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2g 5 और EG 0। इसमें जो एनर्जी गैप हो जाएगा 0.6 डेल्टा, 0.4 डेल्टा और यहां कंप्लीट डिफरेंसेस डेल्टा, ठीक है। तो साइनाइड और CO यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये इसको रिपेल करेंगे, T2g EG में ब्रेक करेंगे, और इस तरीके से ब्रेक करने पर इलेक्ट्रॉन यहीं भरा जाएगा और केवल इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो जहां स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, यहां पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। वहीं
हेक्सा एक्वा मैग्नीज वाटर शिफ्टिंग नहीं करेगा, वाटर में इस तरह की स्प्लिटिंग नहीं होगी। उसमें क्या होगा, हेक्सा एक्वा मैग्नीज मतलब मैग्नीज है, वाटर 6 है और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 2 है, तो 2 प्लस 6 इंटू 0 इक्वल टू एक्स। तो आगे चार्ज क्या आ जाएगा, यहाँ +2 आ जाएगा। वहां पर 5 ही अनपेयर्ड रहेंगे क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं। असल में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ना शिफ्टिंग विफ्टिंग नहीं कराता, स्प्लिटिंग कराता है। इस तरीके से स्प्लिटिंग होती है और ये पहले T2G अपन भरते हैं, फिर बाद में EG भरेंगे। अगर 6 से ज़्यादा होंगे तो वो EG में जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है। तो NCERT की एक्सरसाइज करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन टर्म्स ऑफ वार्नर पोस्टुलेट। तो अब हम समझते हैं कि वार्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी क्या थी। देखो, वार्नर ने 2 बातें बोली, एक बोला प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी बोली सेकेंडरी वैलेंसी। अब प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी सेंट्रल मेटल आयन की, वहीं सेकेंडरी वैलेंसी वो कितने लिगेंड से सराउंडेड है, वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी होगी। अब जैसे FeCN6 तो प्राइमरी वैलेंसी होगी इसकी +3। अब प्राइमरी वैलेंसी क्या है, दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगी। कैसे, X एक Cn पे चार्ज -1 तो 6 पर -6 और ये कॉम्प्लेक्स पे चार्ज -3, तो x -6 इक्वल टू -3 तो x इक्वल टू +3। तो इस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +3। ये हो गई इसकी प्राइमरी वैलेंसी। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी की। सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कितने लिगेंड से वो सराउंडेड है। जैसे 6 लिगेंड से सराउंडेड है तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो गई। वैसे ही NiCl4 -2 प्राइमरी वैलेंसी +2, सेकेंडरी हो जाएगी 4। तो ये हो गई प्राइमरी, ये हो गई सेकेंडरी। 2 तरह की वैलेंसी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। FeSO4 solution mixed with ammonium sulfate solution in 1:1 molar ratio gives the test of Fe+2 ion। मतलब ये कहना चाह रहा है कि FeSO4 में अगर अमोनियम सल्फेट डालेंगे तो Fe+2 सोल्यूशन में मिलेगा। उसका टेस्ट अगर हम करेंगे तो वो पॉजिटिव टेस्ट आएगा, मतलब सोल्यूशन में Fe+2 मिलेगा। लेकिन आगे क्या बोल रहा है, इफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज मिक्स्ड विथ एक्वस अमोनिया इन 1:4 मोलर रेशियो, मतलब जो कॉपर +2 है वो 1 है और अमोनिया जो है वो 4 टाइम्स है, तो ये CuNH3 बना लेगा। अब देखो पॉइंट की बात समझना, रेशियो डज नॉट गिव्स द टेस्ट ऑफ कॉपर +2 आयन। भाई जब हम FeSO4 अमोनियम सल्फेट डाल रहे हैं तो Fe+2 का टेस्ट मिल रहा है, लेकिन जब कॉपर सल्फेट और अमोनिया डाल रहे हैं तो वो टेस्ट हमें नहीं देखने को मिल रहा है, कॉपर का टेस्ट देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो कॉपर है वो अमोनिया के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना ले रहा है इस तरह का, CuNH3 और बाहर सल्फेट। अब देखो ये जो कॉम्प्लेक्स बन गया तो अब कॉपर +2 आयन सोल्यूशन में नहीं मिलेगा, और जब कॉपर +2 आयन सोल्यूशन में नहीं मिलेगा तो ये कॉपर का टेस्ट भी नहीं देगा। ठीक है, वहीं FeSO4 अमोनियम सल्फेट वाटर के साथ मिलकर मोहर सॉल्ट बना लेगा। अब मोहर सॉल्ट तो बना लिया, लेकिन ये क्या है कि यहाँ पर Fe+2 मिल जाएगा, आप इसको सोल्यूशन में डालोगे Fe+2 मिल जाएगा, लेकिन ये कॉपर +2 नहीं देगा, क्योंकि जो बिग ब्रैकेट के अंदर आयन होगा वो कभी भी आयोनाइज होके बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है, तो ये कॉपर जो है वो कॉपर +2 की फॉर्म में सोल्यूशन में नहीं होता, वो कॉम्प्लेक्स के अंदर ही रहा आता है। एक्सप्लेन विथ 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी, अब देखो जैसे ये K3FeCN6 ये एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। फिर उसके बाद लिगेंड, लिगेंड क्या है, लोन पेयर डोनर है, तो इसको हम कहेंगे लिगेंड। फिर उसके बाद
कोऑर्डिनेशन नंबर कितने लिगेंड से सराउंडेड है वो कोऑर्डिनेशन नंबर है, या उसी को हम सेकेंडरी वैलेंसी कहेंगे। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, देखो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होगा जैसे FeCN होल 6, FeCN होल 6, ये अपना कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन कहलाएगा। होमोलेप्टिक, होमोलेप्टिक मतलब एक जैसा। अब सारे के सारे CN, यहां पर सारे के सारे CN है, सारे के सारे एक जैसे लिगेंड है तो होमोलेप्टिक। और अगर एकाध भी लिगेंड अलग हो गया तो उसको हम कहेंगे हेट्रोलेप्टिक। अब जैसे आपने बोला CONH3 होल 4 Cl2 बाहर Br, तो ये देखो यहाँ अंदर अलग अलग लिगेंड हो गए, एक अमोनिया हो गया एक क्लोरीन हो गया, तो हम इसको बोलेंगे हेट्रोलेप्टिक लिगेंड। व्हाट इज मीन्ड बाय यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट, एम्बीडेंटेट लिगेंड? अब देखो यूनी, यूनी मतलब सिंगल, और डेंटिसिटी का मतलब होता है कितने लोन पेयर वो डोनेट कर सकता है। तो यूनिडेंटेट लिगेंड वो लिगेंड है विच कैन डोनेट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल के तौर पे क्लोराइड, ब्रोमाइड, कार्बोनिल, अमोनिया, वाटर, ये यूनिडेंटेट लिगेंड। फिर उसके बाद डाई डेंटेट लिगेंड, डाई डेंटेट में आएगा EN और दूसरा आएगा ऑक्सलेट। EN इज इथेन 1,2 डायमाइन, इथेन 1,2 डाईअमाइन। अब इथेन इज CH2, CH2 इथेन, 1,2 डायमाइन, NH2 एंड NH2। ठीक है, तो यहां पर ये मेटल आयन के साथ एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा जिसको हम कहते हैं चिलेट रिंग। और इस तरह के कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होते हैं जो चिलेट रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो EN हो गया बाइडेंटेट। फिर उसके बाद आता है ऑक्सलेट, ये ऑक्सलेट है, और ये भी मेटल आयन के साथ क्या बना लेगा, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। तो यूनिडेंटेट डोनेट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डाइडेंटेट कैन डोनेट, डाइडेंटेट या बाइडेंटेट कैन डोनेट 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब MB, MB का मतलब जो दोनों साइड से जुड़ सके, जैसे SCN सल्फर ने डोनेट करा तो यहां बोलेंगे थायोसल्फेटो S, और NCS थायोसाइनेटो N। देखो अब एम्बीडेंटेट एक तरह से है यूनिडेंटेट ही, लेकिन यहां पर 2 अलग अलग एटम हैं जो कि लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। ऐसे ही एम्बीडेंटेट का एक और एग्जांपल है नाइट्रीटो N और दूसरा नाइट्रीटो O, फिर साइनो और फिर आइसोसाइनो। ठीक है, यूनिडेंटेट, डाइडेंटेट, एम्बीडेंटेट। स्पेसिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो मेटल का निकालना X। अब इसके लिए वाटर का 0, CN का -1, EN का 2 × 0, और उसके पे चार्ज क्या है +2, तो ये माइनस उधर जाएगा, तो X -1 = +2, X = +3। तो यहां पर सेंट्रल मेटल इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +3। वैसे ही इसका निकालना है X + 2 × दिस तो -2, और EN का 2 × 0 = क्या हो जाएगा +1, तो X = क्या हो जाएगा +3, क्योंकि -2 इधर चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। PtCl4 -2, इसको हम लेंगे X + 4, एक क्लोरीन पे चार्ज -1 = -2, X - 4 = -2, तो X = +2। अब देखो पोटेशियम आगे लगाए, एक पोटेशियम पे चार्ज +1, तो 3 पर हो गया +3, आयरन का हो गया X, और 6 × -1 = 0, 3, ये देखो X - 3 = 0, X = +3। क्रोमियम X, अमोनिया का 3 × 0 0, 3 × -1 -3 = 0, तो X = +3। ये ऑक्सीडेशन स्टेट, इसी को कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी। यूजिंग IUPAC नॉर्म्स राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। टेट्राहाइड्रोक्सिडो
बना दो टेट्राहाइड्रोक्सिडो। जिंकेट, ये लो जिंकेट। अब मेटल के साथ 8 आया है तो कॉम्प्लेक्स पे क्या आना चाहिए? नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज कितना आएगा, बस यही बात इंपॉर्टेंट है। अब जिंकेट 2 बोला है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2, 4 इंटू -1 -4 इक्वल टू हो जाएगा x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2। तो हम यहां -2 लिख देंगे। टेट्राहाइड्रोक्सिडो जिंकेट 2। आगे बढ़ते हैं। टेट्राक्लोरिडो पैलेडेट 2। टेट्राक्लोरिडो पैलेडेट मतलब पैलेडियम, और ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 2। तो ये लो 2 - 4 इक्वल टू x। तो x इक्वल टू -2। तो ये हो गया -2 और पोटेशियम हो गया +1। तो ये 2 यहां जाएगा, 1 यहां जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? K2PdCl4। पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो पैलेडेट 2। डाईअमाइन डाईक्लोरिडो प्लैटिनम 2। डाईअमाइन डाईक्लोरिडो प्लैटिनम 2। तो अब देखो ये 2 प्लस अमोनिया इंटू 0 -2, इसका -2, तो इक्वल टू 0 ही हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं होगा यहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम टेट्रासाइनिडो। टेट्रासाइनिडो पहले लगा दो, टेट्रासाइनिडो। निकलेट, निकल हो गया, ये हो गया 2 -4 इक्वल टू x, और x हो जाएगा -2। पोटेशियम +1, K2NiCN4। पोटेशियम टेट्रासाइनिडो निकलेट 2। पेंटाअमाइन नाइट्रीटो ओ कोबाल्ट 3। पेंटाअमाइन तो NH3 पेंटाअमाइन, नाइट्रीटो ONO। अब कोबाल्ट, ये रहा कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। तो कोबाल्ट कितनी है? कॉम्प्लेक्स पे निकालना बहुत जरूरी है। अरे जब भी नाम दे और आप फॉर्मूला बनाओ तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज निकालना बहुत जरूरी है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो गई, अमोनिया की 0, 5 इंटू 0, इसकी -1 इक्वल टू x। तो x क्या हो जाएगा? +2। तो इस पे चार्ज आएगा +2, इस तरीके से। अब पोटेशियम यहां 2 लगने हैं, 3 लगने हैं, ये इसी बात से पता चलेगा कि कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या है। हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 सल्फेट, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल। हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 सल्फेट। हेक्सामाइन NH3 कोबाल्ट, ये रहा कोबाल्ट, और ये लिखा मैंने सल्फेट। अच्छा क्यों है? क्योंकि सल्फेट पे यहां -2 चार्ज है, और इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज निकालना पड़ेगा और फिर ऐसा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी फॉर्मूला सही आएगा। अब देखो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3, अमोनिया की 0, 6 इंटू 0 इक्वल टू x। तो x क्या हो गया? +3। अब ये 3 यहां, 2 यहां, तो CONH3 ट्वाइस और SO4 थ्राइस। हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 सल्फेट। अब देखो पॉइंट की बात ये 2 और ये 3, अगर आप यहां कॉम्प्लेक्स पे चार्ज नहीं निकालोगे तो यहां 3 मल्टीप्लाई नहीं करोगे, और मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो फॉर्मूला गलत ही आना है। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स पे चार्ज निकालना बहुत जरूरी है। ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट Cr, ऑक्सीडेशन स्टेट 3। तो ये 3 माइनस, देखो 3 प्लस, ये क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 3, कॉम्प्लेक्स पे पहले चार्ज निकालते हैं, चार्ज क्या है? ये 3 हो गया। एक ऑक्सलेट का चार्ज, ऑक्सलेट आता है ऑक्सैलिक एसिड से, ये ऑक्सैलिक एसिड है, ये प्लस ये प्लस ये माइनस माइनस, तो ये हो गया C2O4 -2, ये हो गया ऑक्सलेट। तो 3 इंटू -2 क्या हो जाएगा? -6 इक्वल टू हो जाएगा x। तो यहां पर ये हो जाएगा -3, और पोटेशियम हो जाएगा +1, तो ये K3 हो जाएगा, ये हो जाएगा K3CrOx थ्राइस। पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट 3। हेक्साअमाइन
हेक्सा अमाइन प्लेटिनम 4, तो ये 4 प्लस 6 इंटू 0, तो ये +4 चार्ज आ जाएगा। हेक्सा अमाइन प्लेटिनम 4, तो ये तो 0 है, तो यहां पर x इक्वल टू चार्ज क्या हो जाएगा, +4। टेट्राब्रोमिडो, तो टेट्राब्रोमिडो में Br4 क्यूपरेट Cu, अब 8 है तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आएगा, कितना आएगा, 2 - 4 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू -2, तो इस पे चार्ज आएगा -2। पेंटा अमाइन NH3 होल 5, नाइट्रीटो N NO2, कोबाल्ट, ये रहा कोबाल्ट, ये 3 5 इंटू 0 -1 इक्वल टू x, x इक्वल टू क्या हो गया, +2, ये हो गया चार्ज +2। Using IUPAC norms, write the systematic name of the following: hexaamine, cobalt, hexaamine cobalt 3 क्लोराइड, ये इसका नाम हो जाएगा, हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। सबसे पहले लिगेंड को लिखना है, वो भी अल्फाबेटिकली, ये अमाइन का A, क्लोरिडो का C, और ये मिथाइल अमाइन होगा, ये मिथाइल अमाइन है। तो देखो, डाई अमाइन, क्लोरिडो, मिथाइल अमाइन, प्लैटिनम, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये x + 0 - 1 + 0 और ये -1 + 1, तो इक्वल टू +1, तो क्या हो जाएगा, प्लैटिनम 2 क्लोराइड, डाई अमाइन, क्लोरिडो, मिथाइल अमाइन, प्लैटिनम 2 क्लोराइड। हेक्सा एक्वा टाइटेनियम, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आएगी क्योंकि वाटर की 0 है, टाइटेनियम 3। टेट्रा अमाइन, क्लोरिडो, नाइट्रीटो N, अब ये नाइट्रीटो N लिखना जरूरी है, कोबाल्ट 3 क्लोराइड, कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ये x 4 इंटू 0 0 -1 -1, ये -1 तो इक्वल टू +1, यहाँ चार्ज आएगा कॉम्प्लेक्स पे +1, ये 3 आ जाएगा। हेक्सा एक्वा मैंगनीज मैग्नीज 2, हेक्सा एक्वा मैग्नीज 2, फिर टेट्रा क्लोरिडो निकलेट 2, टेट्रा क्लोरिडो निकलेट 2, ठीक है। अब देखो कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है तो मेटल के साथ 8 आएगा, निकलेट और ऑक्सीडेशन स्टेट। हेक्सा अमाइन निकल 2 क्लोराइड, जो पीछे लिखा है उसको पीछे लिख दो, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स के पीछे कुछ लिखा है वो पीछे लाएगा, जैसे आगे पोटेशियम लिखा है, अगर कॉम्प्लेक्स के आगे पोटेशियम लिखा है तो पोटेशियम को हम पहले लिखेंगे। अब देखो EN होल थ्राइस, तो इसको थ्राइस को हम बोलेंगे ट्रिस, इथेन 1,2 डायमाइन, ट्रिस इथेन 1,2 डायमाइन, कोबाल्ट 3, फिर इसके बाद टेट्रा कार्बोनिल निकल, टेट्रा कार्बोनिल निकल और ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 0, क्योंकि CO की 0 होती है, x + 4 इंटू 0, ये 0, कोई चार्ज नहीं आएगा उसके ऊपर। लिस्ट वेरियस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म पॉसिबल फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, गिव एग्जांपल ऑफ ईच। तो अब आइसोमेरिज्म में
क्या क्या पॉसिबल है इसमें मैं बता देता हूं। सबसे पहला आएगा इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और यहां आएगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो में दो टाइप हैं, एक आएगा जियोमेट्रिकल और एक आएगा ऑप्टिकल। ऑप्टिकल में आएगा डेक्स्ट्रो लीवो और ज्योमेट्रिकल में आएगा सिस ट्रांस। अब ऑप्टिकल में क्या आएगा, सीओ ईएन होल थ्राइस ऑप्टिकल में, और दूसरा सिस सीओ ओ एक्स होल ट्वाइस Cl2। इसका जो सिस फॉर्म है, देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ही पहले समझ लो। ये सीओ ईएन होल थ्राइस, अब सीओ ईएन होल थ्राइस का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ये हो गया, ये हो गया, और फिर इसकी मिरर इमेज, ये बाइडेंटेड, ये बाइडेंटेड, ये बाइडेंटेड। तो ये देखो, ये होगा डेक्स्ट्रो, ये होगा लीवो, ये प्लस तो ये माइनस। तो यहां पर सीओ ईएन होल थ्राइस डेक्स्ट्रो लीवो। अब देखो इसका सिस फॉर्म, सीओ, ये सीएल, ये सीएल, फिर यहां पे आएगा ऑक्सलेट, ये हो गया ऑक्सलेट, और इसकी मिरर इमेज बना दूं, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगी। कैसे, ये सीओ, ये सीएल, ये सीएल, और यहां पर आएगा एक ऑक्सलेट ऐसा और ये ऑक्सलेट ऐसा। अब इस पूरे को उठा के यहां रखोगे तो ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा, तो केवल यहां पर एनसीईआरटी में दो ही दे रखे हैं, 3 बाइडेंटेड लिगेंड लगा दूं सेंट्रल मेटल से, अब ईएन लगा दूं या ऑक्सलेट लगा दूं, क्या देखने को मिलेगा, डेक्स्ट्रो लीवो, ज्योमेट्रिकल सॉरी ऑप्टिकल आइसोमर्स, और एक ये फॉर्म हो गया, क्योंकि ये भी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में अलग अलग आयन दे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे, जैसे CONH3 होल 4 Cl2SO4। अगले स्टेप में हमने क्या करा, CONH3 होल 4 SO4 अंदर, Cl एक अंदर और एक Cl बाहर। अब देखो अलग अलग आयन देगा, तो अलग अलग आयन दे तो आयोनाइजेशन। उसके बाद लिंकेज, अलग अलग एटम से जुड़े लिंकेज आइसोमेरिज्म, तो लिंकेज में याद रखो NO2HCN और CN जहां पर दिख जाए वहां लिंकेज आइसोमेरिज्म। फिर उसके बाद हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट मतलब वाटर अगर अंदर बाहर हो रहा है, जैसे FeH2O होल 5 Cl और यहां Br2। अब FeH2O होल 4 Cl Br, और हमने एक वाटर बाहर लिख दिया Br यहां, तो अब देखो वाटर अंदर बाहर, हाइड्रेट, इसी को हम कहते हैं सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। इसके बाद एक आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में दो बिग ब्रैकेट अगर दिख जाएं, जैसे FeCN होल 6 और CONH3 होल 6। ठीक है, अब इसमें मेटल एक्सचेंज कर दूं मैं, आयरन को यहां कर दूं, कोबाल्ट को यहां कर दूं, तो FeNH3 होल 6 और COCN होल 6। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने समझा दिया। ये पहला और ये दूसरा आपस में कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स है, मतलब दो बिग ब्रैकेट अगर दिख जाएं तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एनसीईआरटी में ही आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। अब देखो ज्योमेट्रिकल का मतलब होता है सिस एंड ट्रांस, तो यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, यहाँ पर सिस ट्रांस देखने को नहीं मिलेगा, हमें डेक्स्ट्रो लीवो देखने को मिलेगा। अब
क्रोमियम है और 3 ऑक्सलेट है। यहां पर ये पहला ऑक्सलेट, ये दूसरा ऑक्सलेट और ये तीसरा ऑक्सलेट, तो यहाँ 3 ऑक्सलेट है। तो ये बन जाएगा डेक्स्ट्रो, ये हो जाएगा डेक्स्ट्रो फॉर्म। और फिर इसकी जो मिरर इमेज बनेगी Cr ऑक्सलेट, फिर ये दूसरा ऑक्सलेट और फिर ये तीसरा ऑक्सलेट, ये बन जाएगा लीवो। तो देखो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा, इसका हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट CONH3 होल थ्राइस Cl3। अब देखो यहां पर 3 और 3 6 लिगेंड है, तो बनना तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो वो जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ऐसा बना दो, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां हो गया CO। अब 3 अमोनिया NH3 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 और Cl Cl Cl। तो यहां पर ये देखो तीनों अमोनिया जो है ना ये मेरिडोनियल प्लेन में है, तो इसको हम बोलेंगे मर आइसोमर, ठीक है। और वहीं अगर तीनों अमोनिया इस तरीके से हैं तो ये फेशियल प्लेन में है, एक अमोनिया यहां, एक अमोनिया यहां और एक अमोनिया नीचे, तो ये इस तरह के प्लेन में आ रहे हैं। अब यहां तीनों अमोनिया साथ में है, यहां तीनों क्लोरीन साथ में है, तो ये सिस का फॉर्म है, और यहां पर ये ट्रांस का फॉर्म है। तो ये हो गया सिस, ये हो गया ट्रांस, और इसको हम फेस या मर आइसोमर भी कह सकते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ दिस, ये तो अभी बनाया है मैंने। अब देखो ये C2O4 ऑक्सलेट है और ऑक्सलेट बाइडेंटेट लिगेंड है, आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो ऑक्सलेट। तो यहां क्रोमियम ऑक्सलेट, ये ऑक्सलेट और ये तीसरा ऑक्सलेट, वैसे ही इसकी मिरर इमेज बना दो Cr ऑक्सलेट, तो ये सिस और ट्रांस बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्टिकल देखो, अगर यहां पर CrEn होल थ्राइस होता तो भी हम ऐसे ही बनाते, ऑक्सलेट की जगह ये ना जाता, तब भी हम सिस ट्रांस ही बनाते। आगे बात करते हैं Cl2En होल ट्वाइस, ठीक है, प्लेटिनम है। और अब En है तो बाइडेंटेट है, अब यहां पर ये Cl और Cl, फिर En बाइडेंटेट है, फिर En बाइडेंटेट है। अब देखो ये इसका सिस फॉर्म हो गया। अब उसने क्या पूछा है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। अब इसका ये सिस फॉर्म है, इसका ट्रांस भी बना सकते हो, लेकिन वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। अब ये जो इसका सिस फॉर्म है, इसकी जो मिरर इमेज है वो इसके ऊपर सुपर इंपोज नहीं होगी। PT, ये यहां पर Cl Cl और ये हो गया En बाइडेंटेट लिगेंड, और ये हो गया En, ये भी एक बाइडेंटेट। आप इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो वो नॉन सुपर इंपोजेबल है, सुपर इंपोज नहीं होने वाली, और इसलिए हम इसको बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस आर ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव। अब देखो अगला स्ट्रक्चर, इसका भी आप ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बना सकते हो, क्योंकि जो En है वो सुपर इंपोज नहीं होगा। आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाओगे इसका तो उसके ऊपर सुपर इंपोज नहीं होगा, तो ये भी आप ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बना सकते हो इसका। ड्रॉ द आइसोमर ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल फॉर दिस CO। अब ये Cl अपोजिट, ये Cl अपोजिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ट्रांस। Cl Cl तो ये Cl साथ में हो गया तो ये हो गया सिस, और अपोजिट हो गया तो ये हो गया ट्रांस।
cis and trans. Draw all the isomers geometrical and optical for COCl2 En whole twice. फिर उसके बाद अगला आइसोमर ये En होल ट्वाइस NH3Cl, ठीक है। तो यहां पर ये NH3, ये Cl, ये आप En बना लो और ये En बना लो। अच्छा, उसने ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल पूछे हैं, तो ये सिस ट्रांस क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल, और इस सिस की मिरर इमेज और बन जाएगी जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है। तो टोटल इसके 3 आइसोमर बन जाएंगे, ट्रांस, सिस और सिस की मिरर इमेज, डेक्स्ट्रोलीवो। अब यहां पर देखें तो ये अपोजिट हो गया, ट्रांस CO NH3Cl, और ये हो जाएगा साथ में, ये हो जाएगा सिस ट्रांस, ठीक है। और इसकी जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी, CO Cl NH3 En। तो यहां पर भी क्या है, हमें क्या देखने को मिल जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसके भी 3 आइसोमर बन जाएंगे। ठीक इसी तरीके से इसके अगर आइसोमर की बात करें तो इसका हमें बस ऑप्टिकल आइसोमर देखने को मिलेगा, डेक्स्ट्रोलीवो। Write all the geometrical isomer of this and how many of these will exhibit optical isomerism. अब चलो बनाते हैं इसका। PT सेंटर पे ले लो, NH3, Br, Cl और Py, ठीक है। PT, अब देखो NH3 को फिक्स रखो, Cl यहां, Br यहां और Py यहां। मतलब आप इसको पहले एक बार चेंज कर दो, भाई Br को यहां लिख दो, Cl को यहां लिख दो। अब इसी स्ट्रक्चर में Py को यहां लिख देना, Cl को यहां लिख देना। ये प्लैटिनम, अमोनिया, Cl, और Py को यहां लिख दो और Br को यहां लिख दो। तो ये तीनों ही ऑप्टिकल आइसोमर है। तो इसके हमें 3 ऑप्टिकल आइसोमर देखने को मिलेंगे। अब देखो इसके अलावा आप कुछ भी चेंज करोगे तो स्ट्रक्चर घूम फिर के वही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों इसके 3 तरह के आइसोमर हैं और तीनों ऑप्टिकली एक्टिव है, और ये तीनों ज्योमेट्रिकल है और तीनों ही ऑप्टिकली एक्टिव है। एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, गिव्स अ ग्रीन प्रेसिपिटेट विथ एक्वस पोटेशियम फ्लोराइड। तो देखो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, आप उसमें पोटेशियम फ्लोराइड डाल रहे हो तो फ्लोराइड कहीं ना कहीं जाके कॉपर से लगेगा, मतलब ये जो H2O है ये हटेगा और उसकी जगह फ्लोरीन लगेगा, क्योंकि फ्लोराइड जो है वो वाटर से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वाटर को हटा के उसकी जगह लगा देगा, तो यहाँ ग्रीन प्रेसिपिटेट बन जाएगा। बस वैसे ही अगर हमने पोटेशियम क्लोराइड डाला तो वाटर को क्लोराइड हटा देगा और यहाँ ब्राइट ग्रीन सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ फ्लोराइड और क्लोराइड के केस में इस तरीके से कलर्ड सोल्यूशन बनेंगे। क्यों? क्योंकि वाटर को रिप्लेस कर देगा, यहाँ फ्लोराइड कर देगा और यहाँ क्लोराइड कर देगा। What is the coordination entity formed when excess of aqueous KCN is added to an aqueous solution of copper sulfate? What is it that no precipitate of copper sulfide is obtained? देखो यहाँ पर कॉपर सल्फेट है CuSO4 और यहाँ पर KCN दिया है, वो भी एक्सेस में, और जब एक्सेस में KCN देता है तो यहाँ CuCN होल 4 -3 इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। तो यहाँ कॉपर साइनाइड से मिलके इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बना लेगा। अब जब कॉपर इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बना लेगा तो क्या कॉपर आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा? नहीं प्रेजेंट होगा। अब कॉपर आयन की फॉर्म में सॉल्यूशन में प्रेजेंट है ही नहीं, इसलिए हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो कॉपर का पॉजिटिव टेस्ट नहीं दे पाएगा। तो कॉपर सल्फेट
KCN के साथ मिलकर इस तरह का कॉम्प्लेक्स बना लेता है, कॉपर कॉम्प्लेक्स के अंदर चला जाता है, आयन की फॉर्म में सोल्यूशन में अवेलेबल नहीं होता, इसलिए हाइड्रोजन सल्फाइड गैस अगर आपने इसमें डाली तो कॉपर सल्फाइड नहीं बनेगा, क्योंकि कॉपर सोल्यूशन में है ही नहीं। और इसका टेस्ट जो है, कॉपर का टेस्ट भी देखने को नहीं मिलेगा। Discuss the nature of bonding in the following coordination entities on the basis of valence bond theory. आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर 26, आर्गन 4s2 3d6। अब आयरन पे चार्ज क्या हो जाएगा, +2, और +2 हो जाएगा तो हो जाएगा आर्गन 3d6, और 4s 0 है, 4p 1 2 3 4 5 6, 4s 0, और ये हो गया 4p, और यहां पर हो जाएगा 4d। CN6 1 2 3 4 5 और 6, 6 CN है। अब देखो यहां पर CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहां पर क्या होना है, यहां पर शिफ्टिंग होनी है, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ठीक है। तो CN हम कहां से भरना चालू करेंगे, हम 4d के भरेंगे ही नहीं, हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। इसको यहां शिफ्ट कर दिया, 1 2 3 4 5 6, ये 2 खाली हो जाएंगे, तो 2 CN इसमें भरेंगे, 1 इसमें भरेंगे, और 3 इसमें भरेंगे। तो यहां पर D2sp3, D2sp3, और यहां इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, क्योंकि CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो यहां पर ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने ये बता दिया कि FeCN6 -4 में पहली बात तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, डायमैग्नेटिक है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और इसका शेप इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल होने वाला है, ठीक है। अब लेकिन F6 - 3 इसकी अगर हम बात करें तो इसमें इस तरह की शिफ्टिंग नहीं होगी। पहली बात तो इसमें आयरन Fe+3 होगा, +3 होगा तो आर्गन 3d5 होगा, 3d5 मतलब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, 4s खाली है, 4p खाली है, और उसके बाद 6 भरने हैं, इसलिए 4d भी होगा। तो देखो, एक इसमें भरोगे, 3 इसमें भरोगे, 2 इसमें भरोगे, तो sp3d2, इसी को हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये भी ऑक्टाहेड्रल बनाएगा, लेकिन इसमें बाहर का d इन्वॉल्व हुआ, इसको हम बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और ये हो गया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आगे बढ़ते, देखो कोबाल्ट के साथ ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह ही एक्ट करेगा। अब कोबाल्ट का क्या है, 27, आर्गन 3d7 4s2, 1 2 3 4 5 6 7, और 4s2 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहां कोबाल्ट पे चार्ज क्या होगा, +3, तो हो जाएगा 4s0, 4s0 है ना, +3, 4s0 हो जाएगा, और ये अनपेयर्ड वाला भी हट जाएगा। अब शिफ्टिंग होनी है तो इसको यहां शिफ्ट करो, इसको यहां शिफ्ट करो, यहां के d2 खाली करो, 1 2 3 4 5 6, ये d, ये s, तो यहां ऑक्सलेट, एक ऑक्सलेट, दूसरा ऑक्सलेट, और फिर तीसरा ऑक्सलेट, तो d के 2 भरे, s का 1 भरा, p के 3 भरे, तो D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और इसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, ऑक्टाहेड्रल CO, ये ऑक्सलेट, ये ऑक्सलेट, और ये ऑक्सलेट, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब COF6 -3, यहां कोबाल्ट पे चार्ज क्या हो जाएगा, +3, लेकिन यहां शिफ्टिंग नहीं होनी, +3 चार्ज हो गया तो D7,
S का एक भर आएगा, P के 3 भर आएंगे और 4D के 2 भर आएंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d2, शेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। Draw figure to show the splitting of d orbitals in an octahedral crystal field। अब देखो ये स्प्लिटिंग होती कब है, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, जैसे Cn और CO, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और CnCO क्या करेंगे, d ऑर्बिटल को स्प्लिट करेंगे T2g में और Eg में। ये T2g हो गया और ये हो गया Eg। ठीक है, अब जैसे 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, तो हो गया D5, 1 2 3 4 5। अब देखो होता क्या है, जब CnCO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये, जब ये d ऑर्बिटल को अप्रोच करते हैं तो d ऑर्बिटल को स्प्लिट करते हैं T2g में और Eg में। ठीक है, अब यहां पर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2g5 और Eg0, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो यहां डिफरेंस डेल्टा है। अब देखो ये 0.4 डेल्टा और यहां सॉरी ये 0.6 डेल्टा होगा और ये होगा 0.4 डेल्टा। ये एनर्जी डिफरेंस है, ये माइनस में होता है, ये प्लस में होता है, और ये लेवल जो है एनर्जी का उसको हम 0 मान रहे हैं। अब यहाँ पर जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जैसे CnCO, ये जब d ऑर्बिटल को अप्रोच करते हैं तो जिन d ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, जैसे dx² y² और dz², इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसको ज़्यादा रिपेल करेंगे और ये ऊपर चले जाएंगे। वहीं ये जो 3 हैं ये नीचे चले जाएंगे, तो T2g5 और Eg0। तो CnCO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये D को 2 एनर्जी लेवल में स्प्लिट करेंगे, dx² y² z², जिनका रिपल्शन ज़्यादा है वो ज़्यादा रिपेल हो जाएंगे, ज़्यादा एनर्जी लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से जिसका एनर्जी कम है इलेक्ट्रॉन जाके वहां पहले भरेगा। मतलब CnCO के केस में डेल्टा मतलब दिस एनर्जी डिफरेंस इज ग्रेटर देन P, पेयरिंग एनर्जी। ये जो एनर्जी गैप है ये पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है, इसलिए हम इसको नीचे पहले भर रहे हैं। तो बस यही है कि ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में स्प्लिटिंग इस तरीके से होती है, और यही डायग्राम आपको बनाना है। व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देखो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, उनकी एक पूरी सीरीज है। जैसे सबसे पहले इसमें आता है CO, फिर आएगा Cn, फिर आएगा En, ऑक्सलेट, अमोनिया, क्लोराइड, पहले आएगा फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, वाटर, मतलब इस तरह की सीक्वेंस है। इसमें और भी आ सकते हैं, जैसे यहाँ NO2 भी आता है, Cn के बाद आता है NO2। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, और यहाँ पर जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड शिफ्टिंग कराते हैं। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, शिफ्टिंग कराएंगे, तो यही स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। हाँ, और ये जो है ये वीक फील्ड लिगेंड है, ये वीक फील्ड लिगेंड, मतलब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्प्लिटिंग कराते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स। What is crystal field splitting energy? How does the magnitude of delta node decide the actual configuration of d orbital in coordination compound? अब देखो मैंने आपको स्प्लिटिंग क्या बता दी, ये 5 डब्बे स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्रोच करेगा T2g और दूसरा Eg, ये T2g हो जाएगा, Eg हो जाएगा। अब मान लो 4 इलेक्ट्रॉन ये D4 के भरने हैं, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा T2g4 और Eg0, T2g4 Eg0, ये D4 हो गया। अब देखो ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है T2g और Eg। ठीक,
अब यहां पर जो डेल्टा नॉट है, देखो ये पूरा डिफरेंस हम इसको कहेंगे डेल्टा नॉट, ये 0.6 डेल्टा नॉट, और ये हो जाएगा -0.4 डेल्टा नॉट। मतलब ये जो एनर्जी ये प्लस में है और ये जो एनर्जी है माइनस में। देखो यहां पर एक फॉर्मूला होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी का, उसमें क्या होता है, -0.4 डेल्टा नॉट इंटू T2g इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस 0.6 डेल्टा नॉट Eg इलेक्ट्रॉन, और इससे हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी निकालते हैं। खैर ये क्वेश्चन नीट जेई में आता है, अभी एनसीईआरटी में तो नहीं आया, अभी तक बोर्ड्स में नहीं आया, ठीक। तो इस तरीके से हम कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं। अब देखो अगर डेल्टा पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और यहाँ पर स्प्लिटिंग ज़्यादा हो रही है, तो चारों इलेक्ट्रॉन नीचे भर जाएंगे, T2g4 और Eg 0 हो जाएगा। वहीं इफ डेल्टा इज स्मॉलर देन पेयरिंग एनर्जी, तो फिर कैसे बनेंगे, 1 2 3 और ऊपर भर देंगे 4। मतलब ये जो एनर्जी गैप है ना, ये चेंज हो जाएगा, ये 0.4 ऊपर आ जाएगा, 0.6 नीचे चला जाएगा। मतलब ऊपर जो डिस्टेंस है एनर्जी गैप की वो कम है। तो इस वजह से अगर डेल्टा इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, तो T2g3 और Eg 1 हो जाएगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा। बोर्ड्स में आया हुआ सवाल है और नीट में भी आया हुआ है। CrNH3 + 3 is paramagnetic. Why NiCN 4 - 2 is diamagnetic? उसकी सिंपल सी बात यही है कि इसमें Cn जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और ये क्या करता है, शिफ्टिंग करता है, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करके उसे डायामैग्नेटिक बना देता है। वहीं पर CrNH3 क्रोमियम की हम बात करें, क्रोमियम हो जाएगा आर्गन 4s1 3d5, तो यहाँ हो जाएगा +3, ये चला गया, ये हो गया 3d3, 1 2 3, और इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेंगे। आप D से भरना चालू कर दो, हाइब्रिडाइजेशन वही रहेगी, D2sp3, ये D के 2 भरेंगे, S का 1 भरेंगे, P के 3 भरेंगे, तो ये हो जाएगा D2sp3, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही रहेगा। ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी, और ये डायमैग्नेटिक होगा। क्यों? क्योंकि Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, शिफ्टिंग कराएगा। द सोल्यूशन ऑफ निकल H2O6 + 2 इज ग्रीन, बट द सोल्यूशन, सिंपल सी बात, ये डायमैग्नेटिक है, ये डायमैग्नेटिक है, इस वजह से ये कलरलेस है, और यहां पर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। निकाल के देख लो, निकल इज 28, आर्गन 3d8 4s2। अब निकल पे चार्ज क्या आ जाएगा, +2, तो ये 4s2 जाने दो, ये आर्गन, और ये हो जाएगा 3d8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2, और मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा n+2 का रूट, ठीक है। तो निकल +2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो ग्रीन कलर का है। NiCN 4 - 2 ये डायमैग्नेटिक है। क्यों? क्योंकि जैसे निकल +2 का अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो यही लिखूंगा, अब ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो सारे पेयर्ड हो जाएंगे, क्योंकि Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इस वजह से वो डायमैग्नेटिक है, और डायमैग्नेटिक कलरलेस होते हैं। FeCN6 and FeH2O आर डिफरेंट कलर, सेम रीजन। यहां पर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हैं, करके देखते हैं एक बार। Fe पे चार्ज यहाँ x -6 - 4 x = +2, Fe +2, Fe +2 क्या हो जाएगा, आर्गन 3d6, हाँ सारे पेयर्ड हो जाएंगे, इवन है ना, 1 2 3 4 5 6, अब ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, सारे पेयर्ड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक। वहीं FeH2O वीक फील्ड है, तो यहाँ पर इसका एक पर्टिकुलर कलर हमें देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। कलर का कारण अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही है। डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। देखो मेटल कार्बोनिल क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड,
अब समझना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और उसका कारण क्या है इसको अपन समझते हैं। जैसे मैंने कहा NiCO4, यहाँ पर ये मेटल है और यहाँ पर ये लिगेंड है। लिगेंड लोन पेयर डोनर है, मेटल लोन पेयर एक्सेप्टर है, क्योंकि इसके पास खाली d ऑर्बिटल है, एम्प्टी d ऑर्बिटल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि निकल, इस मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। कार्बोनिल उसे जरूर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन निकल के पास भी इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है। अब देखो यहां ये इसको बॉन्ड देगा तो ये बना सिग्मा बॉन्ड, मतलब लिगेंड का काम था लोन पेयर डोनेट करना, इन्होंने इसको लोन पेयर डोनेट किया। लेकिन अब देखा मेटल ने कि भाई कार्बन जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसने मेटल के खाली d ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन रखे, तो मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, वो भी इसके खाली p ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन देगा और ये बनेगा पाई बॉन्ड, और इस तरह के बॉन्ड को हम बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्ड। इसको हम कहते हैं सिनर्जिक बॉन्ड। अब देखो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट क्या होता है, सिनर्जिक इफेक्ट क्या होता है कि भाई दो चीजों को मिलाकर कंबाइंड कोई अच्छा इफेक्ट अगर या स्ट्रॉन्ग इफेक्ट देखने को मिले तो इसको हम बोलते हैं सिनर्जिज्म, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। जैसे आजकल दवाइयों के कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं, 1 2 3 दवाई को मिला के दवाई बनाई जाती है या मेडिसिन बनाई जाती है, किस लिए? सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देखने के लिए। अब यहां पर कार्बोनिल मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जैसे हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, जो कि बहुत स्टेबल होती है, और इस वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट एज पॉइजनस गैस। वो हीमोग्लोबिन, हमारे ब्लड में जो आरबीसी है उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके अंदर जो आयरन है उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जाके कॉम्प्लेक्स बनाता जाता है, जिससे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ब्लड में रुक जाता है। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट एज पॉइजनस गैस। CO2 पॉइजनस नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस है, जो कि इनकम्प्लीट कंबशन से प्रोड्यूस होती है। तो ये मेटल कार्बोनिल, बस यही है मेटल कार्बोनिल की बॉन्डिंग, जिसको हम सिनर्जिक बॉन्ड भी कहते हैं। तो ये आपको डायग्राम बना के इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करना होगा। Give the oxidation state, d orbital occupation and coordination number of the central metal ion in the following complex। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 + x - 6 = 0, x - 3 = 0, x = +3। तो ये क्या हो गया? कोबाल्ट की हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसमें D2sp3 मतलब 2 D इन्वॉल्व होंगे, हाइब्रिडाइजेशन ये हो जाएगी। कोऑर्डिनेशन नंबर एक ऑक्सलेट का 2 होगा तो 3 का क्या होगा? 6 होगा। और ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट d ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन 2 हो गए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। इसको देखते हैं, x + 2 × -1 En का 0। अब ये Cl -1 तो कॉम्प्लेक्स पे +1, x - 2 = +1, x = +3। तो +3 क्या आ गई इसकी? ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब यहां पर भी क्या है ना, अंदर के D इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि क्रोमियम जो है ना, क्रोमियम में 4s1 3d5 होता है कॉन्फ़िगरेशन, और यहां क्रोमियम पे चार्ज आना है +3, तो 4s हो गया 0 और 3d3 हो गया। तो पहले जो 2 D हैं वो बचे हुए हैं। अब वो जो D बचे हुए हैं तो यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 आएगी, और यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 आएगी, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 2 6 होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होगा। ठीक है, नेक्स्ट अमोनियम आयन, इस पे चार्ज क्या है? +1, तो 2 पे चार्ज क्या होगा? +2, यहां क्या होगा? -2। x + 4 × -1 = -2, x - 4 = -2, x = +2। ये हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +2।
इसको देखते हैं। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन में देखा जाए COF4-2, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3 आ जाएगी। ठीक है, ये -2 कॉम्प्लेक्स पे +2, Mn 25, आर्गन 4s2 3d5 +2 हटाओ 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 4s, ये 4p, ये 4d, तो 1 वाटर, फिर 3 वाटर, फिर 2 वाटर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3 d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होगा। यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, प्राइमरी वैलेंसी +2 होगी। Write down the IUPAC name of each of the following complexes and indicate the oxidation state, electronic configuration and coordination number. Also give the stereochemistry and magnetic moment of the complex। मतलब सभी कुछ पूछ लिया है। इस पे चार्ज आया +1, इस पे आया -1। x 0, 1 का -2, 2 का क्या होगा -4 इक्वल टू -1, x इक्वल टू +3। ये आ गई अपनी प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, IUPAC नेम पोटेशियम, पोटेशियम आ गया, पोटेशियम डाई एक्वा डाई ऑक्सलेटो क्रोमेट, क्रोमेट और ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी 3। ठीक है, तो इस तरीके से इसका नाम लिखेंगे। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम +3 का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 3d3, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3, मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा n+2, 3 और 3 5 3 जा 15, तो हो जाएगा √15, ये हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। स्टीरियो केमिस्ट्री की हम बात करें तो स्टीरियो केमिस्ट्री में इनको मत देखो, सिर्फ इसको देखो। इसमें क्या बनेगा? इसमें सिस्ट्रांस भी बनेगा और डेक्स्ट्रोलीवो भी बनेगा। कैसे? ये क्रोमियम, अब देखो ये वाटर ऊपर, ये वाटर नीचे, फिर ये ऑक्सलेट और फिर ये ऑक्सलेट, तो वाटर अपोजिट ट्रांस, वैसे ही वाटर साथ में, तो ये हो जाएगा सिस, तो हो जाएगा सिस, ये हो जाएगा ट्रांस। और ये सिस की मिरर इमेज इसके ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल है। कैसे नॉन सुपर इम्पोजेबल है? ये बना लो, इसकी मिरर इमेज इस पे नॉन सुपर इम्पोजेबल है। ठीक है, ऑल्सो गिव स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स, मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल दिया, मतलब सब कुछ, ऑलमोस्ट सब कुछ निकालना उसके बारे में। IUPAC नॉमेनक्लेचर से लेके ऑक्सीडेशन स्टेट सब। अब देखो पेंटामाइन क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, IUPAC नेम हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +3, निकाल के देख लो, x 5 × 0 -1, ये -2, ये +2, तो इक्वल टू +2, तो x हो गया +3, ये प्राइमरी वैलेंसी। अब इसका स्ट्रक्चर वही हो जाएगा, CO NH3 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 और Cl, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसको देखते हैं हम। इसमें देखो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +3, हाइब्रिडाइजेशन वही आ जाएगी D2sp3, क्रोमियम है इसलिए वो 3d के ही 2 ऑर्बिटल खाली रहेंगे। फिर उसके बाद ट्राई क्लोरिडो ट्राई पिरिडीनियम क्रोमियम 3, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहोगे स्टीरियो केमिस्ट्री, तो क्रोमियम, ये 3 क्लोरीन ऐसे
तो ये देखो ये कौन सा फेशियल प्लेन, और वहीं क्रोमियम 3 क्लोरीन ऐसे, तो ये मेरिडोनियल प्लेन। तो ये फेशियल प्लेन, ये मेरिडोनियल प्लेन, तीनों क्लोरीन साथ में हो गए तो ये हो गया सिस, ये क्लोरीन ऐसे हो गए तो ये हो गया ट्रांस। सीजियम +1 यहां -1, x -4 इक्वल टू -1, x इक्वल टू +3, इस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3। सीजियम टेट्राक्लोरिडो फेरेट, क्योंकि आयरन है ना और कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है, तो फेरेट 3, सीजियम टेट्राक्लोरिडो फेरेट 3। सेकेंडरी वैलेंसी 4 हो गई। अब Fe+3 है तो आर्गन 4s2 3d6 होता है, तो अब होगा 3d5। 3d5 मतलब d तो पूरी तरह भरा हुआ है और स्ट्रांग फील्ड भी नहीं है कि शिफ्टिंग होगी, इसलिए d को वैसे ही रहने दो। बचा 4s और बचा 4p, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp3, sp3 हो जाएगी तो शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल। आगे बढ़ते हैं, ये +4 ये -4, x -6 इक्वल टू -4, x इक्वल टू +2, Mn पे चार्ज आएगा +2, आर्गन 4s0 3d5 1 2 3 4 5। अब Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहां शिफ्टिंग कर दो, ये यहां, ये 4s ये 4p, तो क्या बन जाएगा D2sp3, नंबर ऑफ अनपेयर्ड 1 हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। Explain the violet color of complex this on the basis of crystal field theory। ठीक है, टाइटेनियम 22, आर्गन 4s2 3d2, 20 और ये 2 22 इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज आ गया +3, हटाओ, ये D1 हो जाएगा, D1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वहां पर कलर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर, और इसमें हमें कलर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस बेसिस पर यहां पर ये कलर इमिट करेगा क्योंकि एक अनपेयर्ड है। व्हाट इज मीन बाय चिलेट इफेक्ट? देखो जो बाइडेंटेट लिगेंड है वो मेटल आयन के साथ, चाहे EN हो, चाहे ऑक्सलेट हो, या चाहे EDTA हो, EDTA पे चार्ज -4 होता है, और EDTA होता है इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। इथिलीन मतलब 2 कार्बन, डाइअमाइन मतलब 2 नाइट्रोजन, टेट्रा एसीटेट CH2CO- CH2COO-, तो ये हेक्साडेंटेट है, हेक्साडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, तो EDTA क्या करेगा? तो EN, ऑक्सलेट और EDTA ये मेटल रिंग के साथ, मेटल के साथ एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, और इसी को हम कहते हैं चिलेट रिंग। देखो चिलेट रिंग क्या करता है, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, और कहीं ना कहीं वाटर में सॉल्युबिलिटी को भी बढ़ा देता है। तो जो बाइडेंटेट है और पॉलीडेंटेट लिगेंड है वो मेटल के साथ एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम कहेंगे चिलेट रिंग। डिस्कस ब्रीफली गिवन एन एग्जांपल ऑफ ईच केस एंड द रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम। हीमोग्लोबिन के सेंटर पे आयरन है, ठीक है, विटामिन B12 के सेंटर पे कोबाल्ट है, विटामिन B12 के सेंटर पे कोबाल्ट है, हीमोग्लोबिन के सेंटर पे आयरन है, क्लोरोफिल भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, क्लोरोफिल के सेंटर पे मैग्नीशियम है।
तो कौन सा मेटल है, जैसे विटामिन B12 को हम बोलते हैं साइनो कोबालमाइन, तो कोबाल का मतलब वहाँ कोबाल्ट है, और हीमोग्लोबिन में आयरन है। बायोलॉजिकल सिस्टम में 3 जगह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब मेडिसिनल केमिस्ट्री में कई जगह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जैसे EDTA जो है वो पॉइजन ट्रीटमेंट के लिए काम आता है। जैसे EDTA जाके अगर कोई पॉइजन है, कोई मेटल है और पॉइजन है वो एक तरह का, तो EDTA अगर पेशेंट को दिया गया तो EDTA जाके उस पॉइजन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा और उसे ब्लड में जाने से रोक देगा। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में यूज़ होता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री, हाँ, चीज़ों को डिटेक्ट करने में और एनालिसिस करने में एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज़ होता है। मेटलर्जी में भी यूज़ होता है, जैसे आप देखो निकल को एक्सट्रैक्ट करना है तो निकल CO के साथ मिलकर पहले ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर इसको फर्दर हीट करेंगे तो निकल एंड 4CO निकल जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं मॉन्ड्स प्रोसेस, तो मॉन्ड्स प्रोसेस में यूज़ होता है। फिर एक होती है मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, तो सिल्वर का एक्सट्रैक्शन, सिल्वर में हम ये CN डालेंगे तो ये AgCN होल ट्वाइस माइनस बना लेगा, और फिर इसमें जिंक डालोगे तो सिल्वर अलग प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस है, तो यहाँ यूज होता है। हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स दिस, देखो कॉम्प्लेक्स में ये अंदर 6 हो गए, 2 क्लोराइड आयन आएगा और कॉम्प्लेक्स पे +2 आयन आएगा, तो 2 + 1 कितने, 3 आयन होंगे। हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस कॉम्प्लेक्स, 3 आयन। Among the following ion, which one have the highest magnetic moment value? देखो यहाँ पर जिंक +2 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, डायमैग्नेटिक है। Fe+2 में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने हैं, यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड 4 है, यहाँ अनपेयर्ड 3 है, तो जिसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा। इन तीनों में सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा FeH2O होल 6 +2। अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, तो ये याद रखना जो मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा वो कहीं ना कहीं चिलेट रिंग बनाएगा। मतलब हमें क्या देखना है, EN देखना है, ऑक्सलेट देखना है, EDTA देखना है। इनमें से किस कॉम्प्लेक्स में, इसमें ऑक्सलेट है, तो ये मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the correct order for the wavelength of absorption in the visible region of the following? अब यहां पर देखना, जैसे ये d ऑर्बिटल है, यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इसको अप्रोच करेगा, ये 2 एनर्जी लेवल पे स्प्लिट होगा। ठीक है, ये एनर्जी गैप जितना ज्यादा होगा, ये एनर्जी गैप जितना ज्यादा होगा वेवलेंथ उतनी कम होगी, ये एनर्जी गैप जितना ज्यादा होगा वेवलेंथ उतनी कम होगी। अब NiNO2 होल 6, अब यहां पर देखो NO2 ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, फिर अमोनिया है और फिर लास्ट में वाटर है, तो NO2 का एनर्जी गैप ज्यादा होगा तो वेवलेंथ मिनिमम होगी। तो यहां पर इसकी वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो ये मिनिमम होगी और वाटर वाले की वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। देखो जिसकी वेवलेंथ, अब होता क्या है, जैसे इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाना है, तो भाई ये जो एनर्जी है वो डिपेंड करेगा वेवलेंथ के ऊपर। अगर ये एनर्जी गैप ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम है, ये एनर्जी गैप ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम है। तो यहाँ पर हमें ऐसे लिगेंड देखना है जिनकी, देखो जो लिगेंड स्ट्रॉन्ग है उसमें स्प्लिटिंग ज़्यादा होनी है, स्प्लिटिंग ज़्यादा होनी है तो एनर्जी ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम। अब वेवलेंथ का सही ऑर्डर क्या होगा, NiH2O होल 6 +2 इसकी वेवलेंथ, NiNH3 होल 6 +2 इसकी वेवलेंथ, फिर NiNO2 होल 6 -4। तो ये वेवलेंथ का ऑर्डर है, वेवलेंथ ऑर्डर, तो वेवलेंथ का ये ऑर्डर है। ठीक है, तो ये हमने NCERT की एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया।